राजेंद्र गहलोत आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय उच्च माध्यमिक बालोतरा। अध्याय 3 आनुवंशिकी मंडल की वंशागति के नियम। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये दोनों ही नियम हम भाग 3 के अंतर्गत अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि यह एक संकर संकरण पर आधारित है, अर्थात किसी एक लक्षण की वंशागति के ऊपर निर्भर करते हैं। वहीं तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यय का नियम 2 या 2 से अधिक लक्षणों की वंशागति पर निर्भर करता है, अर्थात जब 2 या 2 से अधिक लक्षणों की वंशागति पर संकरण करवाया जाता है तो उन 2 या 2 से अधिक लक्षणों की वंशागति का संकरण का अध्ययन द्विसंकर संकरण कहलाता है। और स्वतंत्र अपव्यय का नियम द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित था। इस नियम के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक विपरीत लक्षणों युक्त पादपों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का प्रभाव दूसरे लक्षण की वंशागति के प्रभाव पर नहीं पड़ता है। अर्थात हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यदि एक पौधे में लंबा व पीला गुण पाया जाता है तो दूसरा पौधा बौने व हरे गुण का है, तो लंबे पौधे के साथ उनकी होने वाली संतान में लंबे पौधे के साथ हरा गुण भी प्रभावी हो सकता है, तो लंबे के साथ पीला गुण भी प्रभावी हो सकता है। वहीं बौनेपन के साथ भी लंबा गुण प्रभावी पीला गुण प्रभावी हो सकता है, तो बौने गुण के साथ ही हरा गुण भी प्रभावी हो सकता है। अर्थात पौधे के लंबे के साथ पौधे के रंग की कोई निश्चित शर्त नहीं है कि लंबे के साथ पीला पौधा ही होना चाहिए, हरे रंग का पौधा नहीं हो सकता, या बौना पौधा हरे रंग का ही होगा, पीले रंग का नहीं हो सकता। अर्थात एक लक्षण का प्रभाव दूसरे लक्षण पर नहीं हो सकता है। और इसी कारण हम इन दोनों विभिन्न लक्षणों के युग्म विकल्पी अर्थात प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी ये एक दूसरे से केवल पृथक ही नहीं होते, अर्थात अलग अलग नहीं होते। जैसे लंबा व बौना गुण एक अलग ही विकल्प है, पीला व हरा रंग एक अलग विकल्प है। ये दोनों ही अलग अलग विकल्प ही अपने लक्षणों के युग्म विकल्पी भी एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहार भी करते हैं। अर्थात पौधे के ऊंचाई का पौधे के रंग के संकरण से कोई संबंध नहीं है। अर्थात इसीलिए इसे हम स्वतंत्र रूप से अपव्यय कहते हैं, अर्थात जिसमें ये दोनों ही गुण स्वतंत्र रूप से चलते हैं, या 2 या 2 से अधिक संकरण में भी ये सभी गुण एक दूसरे से बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, इसलिए इसे स्वतंत्र अपव्यय के नियम से जाना जाता है। यदि मटर के समयुग्मनजी पीले गोलाकार बीज वाले पौधे का संकरण समयुग्मनजी हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधे से करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे पीले गोलाकार बीज अर्थात विषमयुग्मनजी पीला व विषमयुग्मनजी गोलाकार प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। इस F1 पीढ़ी में परस्पर जब स्वपरागण करवाया जाता है तो प्राप्त F2 पीढ़ी होती है, और जिसके अंतर्गत 4 प्रकार के युग्मक प्राप्त होते हैं, और इन 4 प्रकार के युग्मकों के मध्य जब संकरण करवाया जाता है तो कुल 16 प्रकार के युग्मक प्राप्त होते हैं। ये 4 प्रकार के युग्मक F1 पीढ़ी के और 16 प्रकार के युग्मक F2 पीढ़ी के अंतर्गत लिए जाते हैं। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं कि जनक पीढ़ी के अंतर्गत समयुग्मनजी प्रभावी गुण को लिया गया तथा समयुग्मनजी अप्रभावी गुण के साथ में हरे झुर्रीदार गुण को लिया गया, जहां ये दोनों ही गुण एक दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे। जब समयुग्मनजी पीले गोलाकार में से पीला व गोलाकार गुण युग्मक के रूप में प्रस्तुत हुआ, वहीं समयुग्मनजी अप्रभावी गुण में हरा व झुर्रीदार गुण युग्मक के रूप में प्रस्तुत होता है। इन दोनों युग्म विकल्पियों में इन दोनों का एक एक युग्मक आगे स्वपरागण प्रक्रिया करता है और प्राप्त पौधा विषमयुग्मनजी अप्रभावी में गुण विलुप्त हो जाते हैं, अर्थात दिखाई नहीं देते हैं, और प्रभावी गुण के रूप में पीला गोलाकार गुण दिखाई देता है। इस प्रकार F1 पीढ़ी का जो युग्मक बना, जो
पीला गोलाकार विषमयुग्मनजी था। इस पीले गोलाकार विषमयुग्मनजी के कुल 4 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात जिनमें पहला भाग अर्थात स्वपरागण प्रक्रिया से इसके 4 युग्मक प्राप्त हुए, जिनमें पहला भाग लंबा व झुर्रीदार अर्थात हम ये कह सकते हैं पीला गोलाकार पौधा, दूसरे में पीला व झुर्रीदार पौधा, तीसरे में हरा लेकिन गोलाकार पौधा, चौथे में हरा व झुर्रीदार पौधा। इस प्रकार के 4 युग्मक प्राप्त हुए। इन चारों युग्मकों का स्वतंत्र रूप से परागण करवाने पर हमें कुल 16 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। इन 16 प्रकार के पौधों का स्वतंत्र रूप से परागण प्रक्रिया करवाने पर अर्थात संकरण करवाने पर हमने पाया जब यहाँ पर 2 लक्षणों का अध्ययन एक साथ किया जा रहा है, अर्थात पौधे के रंग का व उसके बीज की आकृति का, इसलिए इसे द्विसंकर संकरण अर्थात 2 लक्षणों का एक साथ अध्ययन किया जाना द्विसंकर संकरण कहलाता है। यहाँ यदि पहले युग्मक का संकरण पौधे के पहले युग्मक के साथ करवाया गया तो दोनों ही गुण पीले व दोनों ही गुण गोलाकार अर्थात समयुग्मनजी पीला गोलाकार पौधा प्राप्त हुआ। इसी प्रकार पहले युग्मक का संकरण दूसरे युग्मक के साथ करवाने पर समयुग्मनजी पीला व विषमयुग्मनजी गोलाकार पौधा प्राप्त हुआ, क्योंकि दोनों के रंग के युग्मक कैपिटल वाई अर्थात दोनों पीले हैं, लेकिन बौने बीज की आकृति में एक गोलाकार है तो दूसरा झुर्रीदार है। वहाँ गोलाकार प्रभावी है, इसलिए इसमें गोलाकार गुण दिखाई देता है, तो प्राप्त होने वाला पौधा पीला गोलाकार दिखाई देता है। इसी प्रकार तीसरे पौधे के युग्मक के रूप में पीला पौधा गोलाकार के साथ अर्थात पीला गोलाकार पीले गोलाकार हरे झुर्रीदार के साथ संकरण करता है तो हमें पीला गोलाकार पौधा प्राप्त हुआ। इसी प्रकार पहला युग्मक जब चौथे युग्मक के साथ अभिक्रिया करता है तो विषमयुग्मनजी पीला व विषमयुग्मनजी गोलाकार पौधा प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अब दूसरे युग्मक का चारों युग्मकों के साथ संकरण करवाने पर हम देखते हैं कि पहले युग्मक के संकरण से समयुग्मनजी पीला व विषमयुग्मनजी गोलाकार पौधा प्राप्त हुआ। वहीं दूसरे युग्मक का दूसरे युग्मक के साथ ही करवाने पर समयुग्मनजी पीला व समयुग्मनजी झुर्रीदार पौधा प्राप्त हुआ। वहीं दूसरे युग्मक का तीसरे युग्मक के साथ संकरण करवाने पर विषमयुग्मनजी पीला व विषमयुग्मनजी गोलाकार पौधा प्राप्त हुआ। वहीं दूसरे युग्मक का संकरण तीसरे के बाद चौथे युग्मक के साथ करवाने पर विषमयुग्मनजी पीला व समयुग्मनजी झुर्रीदार पौधा प्राप्त हुआ। इसी प्रकार तीसरे युग्मक का भी चारों युग्मकों के साथ संकरण करवाने पर तो पहले संकरण में विषमयुग्मनजी पीला व समयुग्मनजी गोलाकार पौधा प्राप्त हुआ, तो दूसरे युग्मक के साथ संकरण करवाने पर विषमयुग्मनजी पीला व विषमयुग्मनजी गोलाकार पौधा प्राप्त हुआ। तीसरे के साथ करवाने पर समयुग्मनजी हरा व समयुग्मनजी गोलाकार पौधा प्राप्त हुआ। वहीं चौथे के साथ संकरण करवाने पर समयुग्मनजी हरा लेकिन विषमयुग्मनजी गोलाकार पौधा प्राप्त हुआ। इसी प्रकार चौथे युग्मक का संकरण करवाने पर चौथा युग्मक का जब संकरण आगे करवाया गया पहले युग्मक के साथ तो विषमयुग्मनजी पीला व विषमयुग्मनजी गोलाकार पौधा प्राप्त हुआ। चौथे युग्मक का संकरण दूसरे के साथ करवाने पर विषमयुग्मनजी पीला लेकिन समयुग्मनजी झुर्रीदार पौधा प्राप्त हुआ। वहीं चौथे युग्मक का तीसरे युग्मक के साथ संकरण करवाने पर समयुग्मनजी हरा व विषमयुग्मनजी गोलाकार पौधा प्राप्त हुआ। और चौथे युग्मक का संकरण चौथे के साथ करवाने पर समयुग्मनजी हरा व समयुग्मनजी झुर्रीदार पौधा प्राप्त हुआ। इस प्रकार कुल 16 प्रकार के युग्मक हमें प्राप्त होते हैं। इन 16 प्रकार के युग्मकों में अलग अलग गुणों को ध्यान से देखा जाए तो इनका लक्षण प्ररूप 9:3:3:1 दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पहला पौधा आप ध्यान से देखें तो पीला गोलाकार है, दूसरा पीला गोलाकार, तीसरा पीला गोलाकार, चौथा पीला गोलाकार, पांचवा पीला गोलाकार, छठा पीला गोलाकार, सातवां पीला गोलाकार, आठवां
पीला गोलाकार व नम्मा। इस प्रकार ये 9 पौधे पीले गोलाकार दिखाई देते हैं, अर्थात इनकी बाह्य प्रकृति जब इन्हें बाहर से देखेंगे तो ये पीले गोलाकार दिखाई देंगे। इसी प्रकार हम आगे से देखें तो दूसरे गुणों में पीला झुर्रीदार 1, पीला झुर्रीदार 2 व पीला झुर्रीदार 3। इस प्रकार दूसरा अनुपात बन गया 3। तो 2 अनुपातों के बाद हरा गोलाकार 1, 2 व 3। तो इस प्रकार के पौधे भी हुए 3। और सबसे अंतिम हरा झुर्रीदार केवल 1 पौधा प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर इसका अनुपात हो गया 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। इस पौधे के लक्षण प्ररूप यानी बाह्य प्रकृति पर आधारित है। वहीं इसकी आनुवंशिक संरचना अर्थात आंतरिक संरचना पर यदि हम अनुपात प्राप्त करते हैं तो इनसे इसका जिन प्ररूप कहते हैं। जिन प्ररूप में हमने देखने पर पाया कि कैपिटल Y व कैपिटल R इस प्रकार के पौधों में जब उनका अनुपात देखा गया तो केवल इस प्रकार का एक ही पौधा उपस्थित था। वहीं दूसरी भाग में हमने देखा तो जब समयुग्मनजी पीला गोलाकार पौधा तो समयुग्मनजी पीलागाल व विषमयुग्मनजी गोलाकार पौधा 2 ही प्राप्त हुए, अर्थात इसका अनुपात 2 रहा। विषमयुग्मनजी पीला व समयुग्मनजी गोलाकार पौधा देखने पर भी 2 पौधे प्राप्त हुए। इस प्रकार कुल हमें 2 पौधे इस रूप में दिखाई दिए, यानी इनका अनुपात बना 1 अनुपात 2 अनुपात 2। अगले भाग में देखने पर विषमयुग्मनजी पीला व विषमयुग्मनजी गोलाकार 1, 2, 3 व 4 पौधे प्राप्त हुए, अर्थात इनका अनुपात बना 4। इस प्रकार कुल अनुपात 1, 2, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 1 अर्थात 122, 412, 121 प्राप्त हुआ।